दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को बीपीएससी पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ें, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ें, उत्तर प्रदेश पीसीएस पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ें या अन्य पीसीएस पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ें, किसी वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को कैसे पढ़ना चाहिए, इन्हीं सारे संदर्भों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर दैनिक जागरण को कैसे हमें पढ़ना चाहिए। देखिए, मेरे पास समय की कमी है, डेली मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ। हो सकता है कुछ समय के बाद मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को समझें कि आखिर दैनिक जागरण को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कौन सा न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से और कौन सा न्यूज़ आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये अंतर आप कर सकेंगे। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए आज मैं डिस्कशन ये करने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आरएसएस के प्रमुख किससे मुलाकात कर रहे हैं, किससे मुलाकात नहीं कर रहे हैं, वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोशिश कीजिए कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को जब आप पढ़ रहे हैं तो अपने मेंस का सिलेबस आप सामने रखें और मेंस के सिलेबस के आधार पे पेपर को पढ़ना शुरू कीजिए। आपके मेंस के सिलेबस में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको देखते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप पढ़ेंगे तो वही चीज़ें आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगी। हर एक न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, कुछ न्यूज़ इम्पॉर्टेंट जरूर होता है, लेकिन कुछ न्यूज़ का क्या पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये भी महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट ये है कि कोरिलेशन करना आप सीखें कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के किसी न्यूज़ को कैसे आप पॉलिटी से कोरिलेट कर सकें, कैसे आप इकोनॉमिक्स से कोरिलेट कर सकते हैं, कैसे आप साइंस एंड टेक से कोरिलेट कर सकते हैं, कैसे आप इन्वायरमेंट से कोरिलेट कर सकते हैं, कैसे आप ज्योग्राफी से कोरिलेट कर सकते हैं, कैसे आप आर्ट एंड कल्चर से कोरिलेट कर सकते हैं। ये चीज़ें सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट हैं। कोरिलेशन काफ़ी अधिक इम्पॉर्टेंट है और ये जानना सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक जो है आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ जो है मैं डेली डिस्कस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इसका पीडीएफ में टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है इसको इस तरह से टिक करके मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो किए ही हैं, लेकिन टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अब देखिए, ये जो न्यूज़ है, पीएफआई पे देश भर में छापे 106 गिरफ्तार, ये उतना अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट हैं। एक तो एनआईए इंपॉर्टेंट है। एनआईए एक संस्था के रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसकी स्थापना वर्ष 2008 में मुंबई टेरर अटैक के बाद किया गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आज़ादी के बाद ही इसकी स्थापना किया गया था। ये बेसिकली दो एक्ट के उल्लंघन पे एक्शन लेती है। एक तो फीमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इन दोनों एक्ट का उल्लंघन होता है तभी जाकर के ईडी एक्शन लेती है। तो अगर कोई न्यूज़ इस तरह का आपको मिल जाता है तो उसके बैकग्राउंड में देख लीजिए कि अगर ईडी छापा मार रहा है, एनआईए छापा मार रहा है, या लोकपाल के बारे में चर्चा किया गया है, सीबीआई के बारे में चर्चा किया गया है, इसके अलावा एनजीटी के बारे में चर्चा किया गया है, या और कोई संस्था उसके बैकग्राउंड में है, तो उस संस्था के बारे में जाकर के पढ़ लीजिए। पीएफआई अगेन इंपॉर्टेंट संस्था नहीं है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि इस न्यूज़ को अगर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं हम, तो इंटरनल सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके यूपीएससी मेंस में। तो इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। जैसे नक्सलवाद पे देखिएगा, यूपीएससी का मेंस का पेपर देखिएगा 2022 का, जो एग्ज़ाम कुछ दिन पहले हुआ है, उसमें नक्सलवाद को लेकर के क्वेश्चन पूछा हुआ। तो नक्सलवाद भी इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। ये टॉपिक को भी आप इंटरनल सिक्योरिटी से कोरिलेट कर सकते हैं। अगेन ये जो है, ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ चर्चा में चल रहा है और माननीय कोर्ट में ये न्यूज़ विचाराधीन है। अब माननीय कोर्ट में अगर कोई न्यूज़ विचाराधीन होता है या कोई टॉपिक विचाराधीन होता है तो ऐसी स्थिति में हमें कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसका एक डीप एनालिसिस कर सकते हैं,
कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसको हम लोग मानेंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि इसके बैकग्राउंड में क्या इंपॉर्टेंट है। ज्ञानवापी में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग पर सुनवाई करेगा कोर्ट। ज्ञानवापी एक मस्जिद है जो वाराणसी में है। इशू समझ लीजिए कि वाराणसी में ज्ञानवापी एक मस्जिद है, उस मस्जिद में एक पुराना शिवलिंग मिला है और कुछ लोगों का कहना है कि ये शिवलिंग बहुत पहले से है, यानी शिव मंदिर था पहले, वहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण किया गया है, इसलिए इसको फिर से मंदिर में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पे शिवलिंग की कार्बन डेटिंग से ये पता किया जाएगा कि ये शिवलिंग आखिर कब का है, किस समय का है। तो एक तो ये टॉपिक हो गया जो आज के न्यूज़ का पार्ट है। दूसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी इस तरह का न्यूज़ चर्चा में चले, इसके बैकग्राउंड में चीज़ें आप देख लीजिए कि आखिर इसके बैकग्राउंड में कौन सा एक्ट है, कौन सा कानून है। तो इसके बैकग्राउंड में है आपको उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991, अंग्रेजी में कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिपमेंट एक्ट 1991। नरसिम्हा राव की सरकार के समय में ये आया था, उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1951, और ये काफ़ी चर्चा में, ये एक्ट काफ़ी चर्चा में है। आपने देखा होगा कि अयोध्या डिस्प्यूट के समय में भी ये एक्ट काफ़ी चर्चा में था। ज्ञानवापी इशू जो जब चल रहा है तब भी ये एक्ट काफ़ी चर्चा में है। अब देखिए इस एक्ट की जो धारा 3 है, धारा 3 के तहत कहा गया है कि पूजा स्थल या जहाँ तक उसके खंड को एक अलग धार्मिक संप्रदाय या एक ही धार्मिक संप्रदाय के अलग पूजा स्थल के रूप में परिवर्तित या प्रतिबंधित किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो पूजा स्थल है किसी भी धार्मिक संप्रदाय को, मान लीजिए कि एक ईसाई का चर्च है, तो इस ईसाई के चर्च को किसी भी रूप में मदरसा में, मंदिर में या गुरुद्वारा में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। एक धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल को अन्य धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिपमेंट एक्ट 1991 इसको प्रतिबंधित करता। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि इस अधिनियम की धारा 4(2) में ये कहा गया है कि पूजा स्थल की प्रकृति को परिवर्तित करने से संबंधी सभी मुकदमे, अपील या अन्य कार्रवाई जो 15 अगस्त 1947 को लंबित थी, इस अधिनियम के लागू होने के बाद समाप्त हो जाएगी। ऐसे मामले पे कोई नई कार्रवाई नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेसेस ऑफ वर्शिपमेंट एक्ट में यही दो जो धारा है, ये धारा काफ़ी चर्चा में। इसका सेकेंड पार्ट ये कहता है कि 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 को जब हमें आज़ादी मिली थी, उससे पहले कई सारे देश में मुकदमा चल रहा था कि कई जगह जो मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया या मंदिर को तोड़ करके गिरजाघर बना दिया गया, चर्च बना दिया गया। तो ऐसे जगह मुकदमा चल रहा था कि आखिर इसको तोड़ करके जो है मस्जिद बना दिया गया, इसको फिर से मंदिर में कन्वर्ट किया जाए, ये मुकदमा चल रहा था। तो ये एक्ट कहता है कि जो 15 अगस्त 1947 से पहले, यानी हमें जिस दिन आज़ादी मिली है उससे पहले जो भी मुकदमा इस तरह का चल रहा हो वो निलंबित हो जाएगा। इस अधिनियम के लागू होने के बाद वो निलंबित हो जाएगा। तो फिर आप पूछेंगे कि फिर अयोध्या डिस्प्यूट का क्या हुआ? तो अयोध्या डिस्प्यूट का मुकदमा भी काफ़ी पहले से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी एक्ट के तहत अयोध्या डिस्प्यूट को विशेष प्रोविज़न किया गया था, यानी उसको विशेष छूट दिया गया था। अयोध्या डिस्प्यूट को मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। लगभग 500 वर्ष का अयोध्या डिस्प्यूट का विवाद है। अयोध्या विवाद 500 वर्ष का है, जिसका निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में ही सुनाया था, 2019 या 20 में सुनाया था, राइट। तो ये बेसिक पॉइंट है जिसको याद रखिएगा। ज्ञानवापी इशू में भी ये चीज़ें आगे आ रही है, राइट। तो इसलिए अब मांग ये भी हो रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिपमेंट एक्ट 1991 को परिवर्तित किया जाए, ये भी मांग लगातार उठ रही है। तो देखते हैं, जो भी इस तरह का डिस्प्यूटेड टॉपिक हो, यानी विवादास्पद टॉपिक हो, उसको कोर्ट के डिसीजन आने के बाद ही उसी रूप में आप उसको समझिए या उसी रूप में आप उसको देखिए। माननीय कोर्ट का जो भी न्यायालय आदेश होगा उसको हम लोग मानेंगे, सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल की और आपूर्ति के लिए 1700 करोड़ का समझौता। ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति के लिए समझौता हो रहा है। नौसेना इसके लिए काम कर रही है या अन्य सरकार इसके लिए काम कर रही है, रक्षा मंत्रालय इसके लिए काम कर रही है। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आखिर सुपरसोनिक मिसाइल क्या होता है।
सुपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, सब सोनिक मिसाइल क्या होता है, ये सब मिसाइल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट। दूसरा ये है कि ब्रह्मोस का निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया। भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मोस्कवा नदी, भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मोस्कवा नदी, इसी दोनों नदी को मिला करके इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा है। भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मोस्कवा नदी को मिला करके इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा है, क्योंकि इसके निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया। फिलीपींस के साथ हमारा समझौता हुआ है, हम फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने वाले हैं। अगेन ये जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से इसका अलग इंपॉर्टेंट है कि हम फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें चीन को इनकाउंटर करना है। दक्षिणी चीन सागर में हमें चीन को इनकाउंटर करना है, तो आवश्यकता इस बात की है कि चीन के जो दुश्मन देश हैं उसको हम लोग इस तरह के मिसाइल दें, उसको इस तरह के हम हथियार दें, ताकि वो लोग चीन को इनकाउंटर कर सकें। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये चाणक्य का भी सिद्धांत था और यही आज का भी, वर्तमान का भी हमारा जो सिद्धांत है ये इस सिद्धांत पे काम करता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जियो पॉलिटिक्स हमारा इस रूप में काम करता है। तो अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ रहे हैं तो आपको इसके बैकग्राउंड में पता होना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के क्या क्या काम हो रहा है, सुपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, सब सोनिक मिसाइल क्या होता है, हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंटरनेट मीडिया से लेकर के OTT पर रहेगा सरकार का पहरा। अब देखिए ये न्यूज़ भी काफ़ी चर्चा में। OTT प्लेटफॉर्म को लेकर के सरकार ने रेगुलेशन के लिए सरकार एक्ट लेकर आई थी 2021 में। जिस तरह से OTT प्लेटफॉर्म पे या जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, या हमारे देश को जिस तरह से बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा था, या आपने देखा होगा किस तरह से खालिस्तान समर्थन जो है इसको बढ़ावा देने का काम किया गया कुछ सोशल मीडिया के द्वारा। तो देश विरोधी गतिविधि जिस तरह से चालू थी, फेसबुक के माध्यम से आतंकवादी की रिक्रूटिंग किया जाता है, कई सारे IS आप देखे होंगे कि कई सारे लोगों की नियुक्ति किया है फेसबुक के द्वारा। इसी तरह से पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन भारत में कई सारे लोगों को नियुक्त करता है या उसको ज्वाइन करता है फेसबुक के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी थ्रेट था, और इसी के संदर्भ में सरकार ने 2021 में अमेंडमेंट लेकर आई, सरकार एक नया कानून लेकर आई थी, और ये कानून बेसिकली OTT प्लेटफॉर्म को, उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, इसके अलावा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने का काम करती है। तो मैं डिटेल से इस पर डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये न्यूज़ का पर्सपेक्टिव अदर है, लेकिन मैं फिर भी एक बार चर्चा आपके साथ कर देता हूँ। सरकार द्वारा मध्यवर्ती सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021, ये सरकार ने एक नया नियम 2021 में लाया है। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021। इसके तहत सरकार 3 चीज़ों को रेगुलेट करती है। एक तो सरकार OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करती है, OTT यानी जो हम लोग मूवी देखते हैं, अमेजॉन प्राइम हो गया, राइट, सोनी लिव वगैरह हो गया। दूसरा, इसके तहत सरकार डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करती है, और चौथा इसके तहत सोशल मीडिया को रेगुलेट करती है। डिजिटल मीडिया क्या हो गया, जैसे ललन टॉप हो गया, ललन टॉप एक डिजिटल मीडिया हो गया, सच तक न्यूज़ हो गया, एक डिजिटल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया क्या हो गया, जैसे फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ट्विटर हो गया, सोशल मीडिया हो गया। तो इसको रेगुलेट करने के लिए सरकार ने 2021 में न्यू IT लॉ सरकार लेकर आई थी। तो इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको आप लोग याद रखिएगा। अब सरकार और क्या करने वाली है, तो कई सारा जो है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो है, टेलीकॉम कंपनी सरकार के पास गई। वो सरकार को कहती है कि आज के समय में जो व्हाट्सएप ने कॉलिंग फीचर दिया या जो टेलीग्राम ने कॉलिंग फीचर दिया, इस कॉलिंग फीचर के कारण उसका नुकसान हो रहा है। यानी लोग अपने मोबाइल में रिचार्ज नहीं करवा रहे हैं, वो सीधे इंटरनेट के माध्यम से, सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल कर लेते हैं, सीधे टेलीग्राम के माध्यम से कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं या ऑडियो कॉल कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसका नुकसान हो रहा है, जियो का नुकसान हो रहा है, ऐसी कंडीशन में एयरटेल का नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोग व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके बात कर लेते हैं। तो इसलिए इसको रेगुलेट करने के लिए एक नया नियम लाइए
और इन्हीं कंपनी के कारण सरकार नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 सरकार लेकर आई है। यद्यपि ये बिल है अभी ये पारित नहीं हुआ है, लेकिन न्यू टेलीकम्युनिकेशन बिल सरकार लेकर आई है इन्हीं सब कारण। दूसरा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ये दिया हुआ है, ये छोटा न्यूज़ है लेकिन बहुत घातक न्यूज़ है। यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन देखिएगा 2019 या 20 का क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ है। ये है डाटा प्रोटेक्शन विधेयक। डाटा प्रोटेक्शन बिल क्या है, इंपॉर्टेंट है। सरकार ने जस्टिस BN श्रीकृष्णा समिति बनाई थी, ये नाम याद रखिएगा, ऑलरेडी क्वेश्चन पीटी में पूछा हुआ है, मेंस में भी पूछा हुआ। BN श्रीकृष्णा सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश थे BN श्रीकृष्णा। तो BN श्रीकृष्णा सरकार ने समिति बनाई थी और ये समिति ने सरकार को रिकमेंडेशन दिया है कि हमें डाटा प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए। डाटा प्रोटेक्शन के लिए कई सारे इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन जो मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं वो यह है डाटा लोकलाइजेशन। डाटा लोकलाइजेशन क्या होता है? डाटा लोकलाइजेशन, डाटा लोकलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप अमेजॉन से कोई सामान परचेज करते हैं या आपने गूगल पे का यूज किया, मान लीजिए कई बार आपने गूगल पे का यूज किया, तो अमेजन से कोई सामान परचेज करते हैं, गूगल पे का यूज करते हैं या जीमेल पे किसी को मेल करते हैं, तो आपका जो भी डाटा, आपके बैंक अकाउंट का डाटा हो गया, आपके क्रेडिट कार्ड का डाटा हो गया, आपके डेबिट कार्ड का डाटा हो गया, आपका नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपके फादर का डिटेल हो गया, आपका अन्य चीज़ हो गया, ये सारा इन्फॉर्मेशन वो जो है जीमेल के पास रहता है। और चूंकि जीमेल का सर्वर इंडिया में नहीं है, जीमेल का स्टोरेज सिस्टम इंडिया में नहीं है, वो अमेरिका में है, तो ये सारा का सारा डाटा अमेरिका में चला जाता है। यानी आज आपने जीमेल से कोई मेल किया होगा तो वो डाटा कहाँ जाएगा? वो अमेरिका में जाएगा। और उस डाटा का यूज अमेरिका भविष्य में भारत को प्रभावित करने के लिए कर सकता है, कई तरह से भारत को प्रभावित कर सकता है। मसलन भारत के इलेक्शन को प्रभावित कर सकता है, अपने मन का प्रधानमंत्री चुनने के लिए वो प्रेरित कर सकता है, कई सारा काम कर सकता है। तो जस्टिस BN श्रीकृष्णा ने ये रिकमेंडेशन सरकार को दिया कि डाटा लोकलाइजेशन कीजिए। यानी अगर कोई जीमेल पे सामान, आप जीमेल का यूज कर रहे हैं या आप फेसबुक का यूज कर रहे हैं या मास्टर कार्ड से आप किसी को पे कर रहे हैं या आप गूगल पे का यूज कर रहे हैं, तो आपका डाटा इंडिया के बाउंड्री के अंदर स्टोर होना चाहिए, भारत की सीमा के भीतर स्टोर होना चाहिए। इसी को डाटा लोकलाइजेशन कहा था। और डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, डाटा प्रोटेक्शन बिल के तहत ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। और इसको लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में विवाद भी चल रहा है। इंडिया USA रिलेशन अगर आप देखिएगा, मैंने डिस्कस किया है इस पॉइंट को, डाटा लोकलाइजेशन को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में जबरदस्त विवाद है। तो अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, ये न्यूज़ मान लीजिए अगर ये पार्ट पढ़ रहे हैं तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी मेंस में 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये बीपीएससी में क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, लेकिन पीटी पर्सपेक्टिव से कई बार क्वेश्चन ये आया है। तो दोस्तों ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको पता चलेगा? इसके लिए आपको सिलेबस देखना होगा, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना होगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि यूपीएससी के मेंस का पेपर भी देखिए, प्रीलिम्स का भी पेपर देखिए। स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी देखना चाहिए, क्योंकि आज के समय में स्टेट पीसीएस बहुत हद तक यूपीएससी से प्रभावित हो रहा है। इनफैक्ट बीपीएससी मेंस में भी यूपीएससी की तरह का क्वेश्चन आना शुरू हो गया। तो इसलिए यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन भी आप लोग एक बार देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। किस न्यूज़ पे, ये जो छोटा सा एक छोटा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन इसको एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। तो ये चीज़ें आपको पता चलेगा पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर देखने से, और सिलेबस अगर सामने रखिएगा तब आपको ये चीज़ें आइडिया आएगा। रैपिड ट्रेन की शुरुआत बेसिकली मुंबई से लेकर दिल्ली से लेकर के मेरठ के बीच में किया गया है। रैपिड रेल ट्रेन की शुरुआत बेसिकली मेरठ टू दिल्ली किया गया है। पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस में नहीं रहेगा क्वेश्चन, लेकिन पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
स्कूल में हिजाब पे रोक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। देखिए ये पहले तो आपको ये समझना होगा कि आखिर ये न्यूज़ क्या है, आखिर क्यों चर्चा में चल रहा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बता देता हूँ कि आखिर ये न्यूज़ कब से चर्चा में था, क्यों चर्चा में था। ये न्यूज़ चर्चा में उस समय में आया जब कर्नाटका सरकार ने स्कूल में हिजाब को बैन कर दिया, यानी आप स्कूल और कॉलेज आइएगा तो हिजाब पहन के नहीं आइएगा। यद्यपि कर्नाटका सरकार का कहना है कि हमने हिजाब बैन नहीं किया, सिर्फ स्कूल कॉलेज के जो परिसर है, कैंपस में अगर आप आ जाइएगा फिर आपको हिजाब नहीं पहनना है, लेकिन कैंपस से बाहर आप पहनिए, कोई रोकेगा नहीं आपको। स्कूल कॉलेज के कैंपस में जो स्कूल कॉलेज का ड्रेस होता है, ड्रेस कोड होता है, प्रत्येक स्कूल का अपना ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड को आपको फॉलो करना है, हिजाब को आपको फॉलो नहीं करना है। ये कहना था कर्नाटका सरकार ने, ऐसा डिसीजन कर्नाटका सरकार ने ले लिया। कर्नाटका सरकार के इस डिसीजन के खिलाफ कर्नाटका हाईकोर्ट में कुछ लोग गए, कंप्लेंट फाइल किए। अब कर्नाटका हाईकोर्ट ने कर्नाटका सरकार के डिसीजन को सही पाया और कहा कि स्कूल परिसर में स्कूल कोड जो होता है, स्कूल का अपना ड्रेस कोड होता है, वही होना चाहिए, किसी धर्म विशेष का ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए। अब इशू ये आता है कि ये लोग फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने तरह तरह का दलील दिया, जिसमें एक दलील यह भी है कि चूंकि सिख भी पगड़ी पहन के आता है तो फिर मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहन करके क्यों नहीं आ सकती। कई तरह का दलील दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय फैसला करेगा कि क्या हिजाब स्कूल में होना चाहिए या नहीं, और जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होगा वो क्रांतिकारी फैसला होगा। पूरे देश में मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसला को एक रीट के रूप में रखा जाता है, या कह सकते हैं उसको, मैं एग्जैक्ट टर्म भूल रहा हूँ, एग्जैक्ट आर्टिकल भी मैं भूल रहा हूँ, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला होता है उसके आधार पर विभिन्न देश के विभिन्न हाईकोर्ट उनके आधार पर निर्णय सुनाती है। तो जो भी फैसला होगा उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, उस पर जो अगर होगा तो हम भी यहाँ पे चर्चा आपके साथ कर देंगे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण आर्थिक न्याय के अवधारणा के अनुकूल है केंद्र सरकार। अब देखिए ये भी इशू माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन आप इसको समझिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है, आखिर ये न्यूज़ चर्चा में क्यों चल रहा। तो ये न्यूज़ चर्चा में इसलिए चल रहा है कि जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया, 103वां संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया, यानी आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण जनरल कैटेगरी के लोगों को दिया गया। तो इससे क्या हुआ है कि 1992 में एक सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक डिसीजन सुनाया था, और 1991 में 1990 या 91 में ओबीसी आरक्षण को लागू किया गया था। 27% ओबीसी रिजर्वेशन 1991 में या 1990 में लागू किया गया, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, आई थिंक 1990 में लागू किया गया। तो 1990 में जब 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया, और उससे पहले जब से हमारे देश में संविधान का निर्माण हुआ है तब से ही एससी को 15% आरक्षण है, सरकारी नौकरी में एससी को 15% आरक्षण है, और एसटी को 7.5% आरक्षण है। ये शुरू से ही है। 1990 में 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिया गया। तो इसके खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुछ लोग गए। सर्वोच्च न्यायालय के एक प्रसिद्ध वकील हैं इंदिरा साहनी, ये गई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये डिसाइड किया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा, मैक्सिमम आरक्षण जो है वो 50% होगा, 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा। राइट। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 1992 में निर्णय दिया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगा। अब इसको जोड़िए, ओबीसी आरक्षण 27% है, एससी है 15%, एसटी है 7.5%, इसको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये 49.5% आरक्षण हो जाएगा, यानी 50% से कम आरक्षण है। तो 50% मैक्सिमम आप आरक्षण दे सकते हैं, और ऑलरेडी 50% तक आरक्षण केंद्र सरकार दे चुकी है। अब 2019 में क्या हुआ कि 103वां संविधान संशोधन के द्वारा 10% आरक्षण और बढ़ा दिया गया, यानी अब टोटल आरक्षण जो है वो हमें मिलता है वो 59.5% आरक्षण मिलता है।
तो 59.5% जो आरक्षण मिलता है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो 1992 में निर्णय दिया उसी निर्णय के खिलाफ ये है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो फिर मैटर गया है वो मैटर इसलिए गया है कि जो सरकार ने, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में निर्णय सुनाया था कि आरक्षण मैक्सिमम 50% हो सकता है, वो बढ़ करके 59.5% हो गया है। इसी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैटर गया। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय फिर निर्णय सुनाएगी कि क्या करना नहीं करना, वो इंपॉर्टेंट है। जो निर्णय होगा हम लोग चर्चा करेंगे। अगेन एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि इंदिरा साहनी वाद में जो निर्णय दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उस निर्णय को कौन पलट सकता। अब इंदिरा साहनी वाद में कितने जस्टिस ने मिलकर निर्णय दिया ये मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि 5 जजों की पीठ ने इंदिरा साहनी वाद में 1995 में निर्णय दिया कि आरक्षण मैक्सिमम 50% हो सकता है। अगर इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय को पलटना है, इस निर्णय को चेंज करना है कि आरक्षण की सीमा 50% की जगह 60% करना है या 70% करना, तो ऐसे कंडीशन में 5 जजों की पीठ से बड़ी पीठ बैठेगी, तभी जाकर के वो इस निर्णय को पलट सकती है। मिनिमम मान लीजिए 7 जजों की पीठ बैठेगी, तभी जाकर के इस निर्णय को पलट सकती है। 5 जजों की पीठ बैठ करके 1992 के निर्णय को नहीं पलट सकती है, 7 जजों की पीठ ही पलट सकती है। यानी इंदिरा साहनी वाद में जितने जस्टिस ने मिलकर निर्णय दिया, जितनी बड़ी पीठ थी, उससे बड़ी पीठ बैठेगी, तभी जाकर के वो निर्णय को पलट सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट पे भी यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन आया है। प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा आप लोग। स्कूल के कक्षा में 1 से 12वीं तक की कला की शिक्षा होगी अनिवार्य, ये भी इंपॉर्टेंट है और एक अच्छा इनिशिएटिव मैं देख रहा हूँ। चाहे आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको आर्ट पढ़ना चाहिए। देश की संस्कृति के बारे में आपको पता होना चाहिए। निश्चित तौर पे एनसीईआरटी के द्वारा एक अच्छा निर्णय लिया गया। अगेन एनसीईआरटी के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर ये न्यूज़ चर्चा में है तो इस न्यूज़ का बैकग्राउंड है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ से बद्री केदार के सीमावर्ती स्थल हो विकसित। देखिए केदारनाथ धाम में 2013 में आपदा आया था और उस आपदा के कारण केदारनाथ पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, तबाह हो गया था। तो ऐसे कंडीशन में उसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा। एक तो न्यूज़ ये हो गया। दूसरा न्यूज़ ये है कि चारधाम परियोजना, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है चारधाम हाईवे परियोजना। चारधाम हाईवे परियोजना बेसिकली इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो इसका धार्मिक पहलू है कि हिंदू धर्म के जो 4 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं उसको कनेक्ट करेगा। दूसरा पहलू इसका इंटरनेशनल पहलू है। सबसे पहले मैं धार्मिक पहलू पे आता हूं कि हिंदू धर्म के जो 4 महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चारों हैं। इससे कनेक्ट करने के लिए एक परियोजना सरकार लेकर आई है, चारधाम परियोजना, ताकि अच्छी रोड कनेक्टिविटी हो सके, वहां पे लोग आसानी से पहुंच सकें। तो ये तो धार्मिक पहलू हो गया। अब इसका इंटरनेशनल पहलू क्या है, इसका जियो स्ट्रेटेजिक पहलू क्या है। तो जियो स्ट्रेटेजिक पहलू इसका ये है कि चारधाम परियोजना के माध्यम से ही भारत की कनेक्टिविटी जो है चीन के सीमा तक होगी। उत्तराखंड चीन के सीमा को टच करता है और ये चारधाम परियोजना उत्तराखंड में बन रहा है। तो चारधाम के माध्यम से हमारी रोड कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग होगी कि हमारे सैनिक जब भी चाहे चीन के सीमा पे उत्तराखंड तक जा सकें। हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ताकि हमारे सैनिक जब भी चाहें उत्तराखंड की सीमा जो चीन के साथ लगती है वहाँ पे जा करके अपने देश को प्रोटेक्ट कर सके, अपने देश की हिफाजत कर सके। हमें इसकी आवश्यकता है। तो इसलिए चारधाम पे सरकार लगातार फोकस कर रही है। बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा गेट्स फाउंडेशन। एक बार पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। गेट्स फाउंडेशन बहुत सारा काम कर रही है। पोलियो, विश्व में पोलियो को उन्मूलन करने के लिए गेट्स फाउंडेशन ही काम कर रही है। अगर ये सब न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखिए राजनीतिक न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। जदयू किस में टूटा, क्या हुआ नहीं हुआ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर जदयू और बीजेपी जो अलग हुआ था बिहार में, फिर गठबंधन की सरकार का क्या महत्व होता वो इंपॉर्टेंट हो गया, और दल बदल राजनीति क्या होता वो इंपॉर्टेंट हो गया।
दल बदल कानून पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आप लोग देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो। राफेल F-18 के परीक्षण रिपोर्ट का नौसेना कर रही है मूल्यांकन। देखिए आईएनएस विक्रांत हमारे देश का एक महत्वपूर्ण एयरस्पेस करियर है, एयरक्राफ्ट करियर इसको कह सकते हैं। एयरक्राफ्ट करियर मतलब क्या होता है? एयरक्राफ्ट में करियर मतलब होता है कि वो एक ऐसा पोत होगा, ये एक ऐसा जहाज है जिसपे एयरक्राफ्ट तक रहता है। तो आईएनएस विक्रांत पे कौन सा एयरक्राफ्ट रहना चाहिए? चूंकि आईएनएस विक्रांत पे एक आधुनिक एयरक्राफ्ट रहना चाहिए, ये हमारा मानना है। तो आधुनिक एयरक्राफ्ट में राफेल होना चाहिए या F-18 होना चाहिए? राफेल का निर्माण फ्रांस की डिसॉल्ट कंपनी के द्वारा किया गया है, जो क्वेश्चन बीपीएससी में पीटी में पूछा था। याद रखिएगा, राफेल का निर्माण फ्रांस की डिसॉल्ट कंपनी के द्वारा किया गया और F-18 का निर्माण अमेरिका के द्वारा किया गया। तो बेसिकली हमारी सेना के अधिकारी इस बात का मूल्यांकन कर रहे हैं कि वर्तमान समय में F-18 अच्छा है या राफेल अच्छा है, ताकि हम उसका परचेज करेंगे और आईएनएस विक्रांत पे हम उसे रखेंगे, क्योंकि आईएनएस विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर विमान है, इस पे हमें रखना है कुछ एयरक्राफ्ट। तो वही हम चर्चा कर रहे हैं कि राफेल रखें या F-18 रखें। अब यहाँ पे ये भी पीटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आईएनएस निस्तार और निपुण का लोकार्पण किया गया है और ये बेसिकली विशाखापत्तनम से किया गया। देखिए सीबीआई अगेन हमेशा संस्था चर्चा में रहती है। मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है सीबीआई पे, ईडी पे, एनआईए पे, और भी संस्था है जिस पे मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से ये एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल को आप लोग स्किप कर सकते हैं। पेज नंबर 8 एडिटोरियल पेज होता है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर एडिटोरियल कहाँ पे होता है, तो पेज नंबर 8 और 9 जो होता है वो एडिटोरियल पेज होता है। तो ये एडिटोरियल पेज है, लेकिन ये एडिटोरियल आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। उच्च शिक्षा में हो विषयों का संगम, इसको एक बार देख सकते हैं, राइट। लेकिन यहीं पे फिर वो पर्सपेक्टिव आ जाएगा कि आखिर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने उच्च शिक्षा को बेहतर करने के लिए क्या क्या किया गया। फिर आपको यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाएगा, GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का मतलब यही होता है कि वैसे बच्चे, मान लीजिए कोई बच्चा 10th किया, तो कितने प्रतिशत बच्चा है जो 10th किया और उन्होंने हायर डिग्री में जाकर के एडमिशन लिया है, यानी 10th करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाली संख्या का अनुपात को ही बेसिकली GER कहा जाता है, राइट। तो GER के अनुपात को सरकार बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, हायर एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, ये चीज़ें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। अगेन इसके बैकग्राउंड में यह भी है कि नई शिक्षा नीति 2020 जो आया था वो भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चुनावी चंदे में पारदर्शिता को प्रोत्साहन की पहल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं डिटेल से चर्चा कर दूंगा, लेकिन ये एडिटोरियल आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हुआ क्या, अब चुनाव आयोग ने हाल में ही 284 दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया। भारत में 284 दल का पंजीकरण रद्द करना ये बहुत बड़ी खबर है, और इतना दलों का पंजीकरण इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि वे चंदे के लेन देन का अनुपालन ठीक से नहीं कर रहे थे, या जो चंदे के अनुपालन का नियम है उस नियम के आधार पे नहीं कर रहे थे। तो इसलिए चुनाव आयोग ने इनकी पंजीकरण जो है, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अब चुनाव आयोग का कहना है कि राजनीतिक दल को नगद चंदे का अधिकतम सीमा तय करना चाहिए। चुनाव आयोग ने कुछ सजेशन दिया है, और वो सजेशन ये है कि सरकार को सजेशन दिया है कि राजनीतिक दल का जो नगद चंदा मिलता है राजनीतिक पार्टी को, चाहे वो बीजेपी को मिलता है, कांग्रेस को मिलता है, आम आदमी पार्टी को मिलता है, या किसी को भी मिलता है, उसकी अधिकतम सीमा तय करनी चाहिए। ये चुनाव आयोग ने रिकमेंडेशन दिया है। और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने कहा है कि नगद राशि जो 20,000 तक, 20,000 से अधिक, देखिए होता क्या है कि नगद राशि किसी राजनीतिक पार्टी को 20,000 से अधिक अगर मिल रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, फिर उसका इन्फॉर्मेशन देना होता है चुनाव आयोग में। लेकिन मान लीजिए कि 19,000 एक व्यक्ति दे रहा है, तो उसका इन्फॉर्मेशन चुनाव आयोग को नहीं, राजनीतिक पार्टी को चुनाव आयोग को देने की आवश्यकता नहीं है।
अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी में 20,000 रुपये या इससे अधिक का सहायता देता, दान देता, तो ऐसी कंडीशन में इसे चुनाव आयोग को इन्फॉर्मेशन करना होता है। चुनाव आयोग को कहना है कि अब इसको 2,000 कर दीजिए, 20,000 को 2,000 कर दीजिए, यानी 2,000 या इससे अधिक का अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक पार्टी को दान देता है तो फिर इसका इन्फॉर्मेशन देना होगा। 2,000 से कम अगर आपको मिलेगा तो फिर इसको इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 2,000 या इससे अधिक रुपये अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी को दान देता है तो उसका इन्फॉर्मेशन चुनाव आयोग में देना पड़ता है। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड, यहाँ पे इस न्यूज में पढ़िएगा, इस आर्टिकल में पढ़िएगा, यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में डिटेल से दिया हुआ, इसको आप लोग पढ़िएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को हाल में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, आई थिंक 2019 में या 18 में इसको लाया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड को जनप्रतिनिधि कानून, हमारे देश में एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून है पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड कोई राजनीतिक दल जिसने लोकसभा या विधानसभा में 1% वोट प्राप्त किया हो, वो हकदार होगा कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्त कर सके। राजनीतिक चंदे लेन देन का एक तरीका था इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देता था, राइट। तो बेसिकली इसको चंदा में पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन ये प्रभावी नहीं था। जिस समय में ये आया था उस समय में भी मैंने चर्चा किया था, आज से 2 वर्ष पहले इसी चैनल पे, कि इलेक्टोरल बॉन्ड कभी भी प्रभावी नहीं होगा। उसका कुछ बेसिक रीजन है और बेसिक रीजन की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। एक तिमाही में 10 दिन के लिए जारी होगा, लोकसभा के समय में 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी 3 महीना में, यानी 90 दिन में सिर्फ 10 दिन जो है विंडो खुलेगा। अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, तो 90 दिन यानी 3 महीना में सिर्फ 10 दिन आपको मौका मिलेगा। 10 दिन में आप जाकर के SBI के किसी ब्रांच से जाकर के इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करके किसी राजनीतिक पार्टी को दे सकते हैं, राइट। लेकिन जब लोकसभा का समय होगा तब आपको 30 दिन का मौका रहेगा। 3 महीना में 30 दिन का मौका रहेगा। 30 दिन आप किसी SBI के चुनिंदा शाखा से इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करके राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में जाकर के जमा कर सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का यही प्रोसेस है। आपको मान लीजिए किसी पार्टी को 1 लाख रुपए देना, तो आप SBI के जो चुनिंदा शाखा है, कुछ शाखा जहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड मिलता है वहाँ से परचेज कीजिए, लीजिए, 1 लाख रुपए जमा करके इलेक्टोरल बॉन्ड लीजिए, उसे जाकर के राजनीतिक पार्टी को जमा कर दीजिए। राजनीतिक पार्टी जाकर के फिर बैंक में जाएगी और इलेक्टोरल बॉन्ड दे करके 1 लाख रुपए ले लेगी। तो यही तरीका है। मिनिमम 15 दिन और मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपये तक का आप चंदा किसी राजनीतिक पार्टी को दे सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों लाया गया था, क्योंकि परंपरागत जो रूप से हम लोग नगद के माध्यम से किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देते थे। जब नगद के माध्यम से किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देते थे तब उसमें काले धन की संभावना बढ़ जाती थी। तो ऐसे कंडीशन में काले धन को रोकने के लिए साथ ही साथ ई भुगतान प्रणाली को वापस मतलब बढ़ावा देने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, अगर मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अगर किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया जाता है तो एटलीस्ट उसका इन्फॉर्मेशन बैंक के पास तो रहेगा ना। तो बैंक के पास रहेगा, इसका मतलब वो काला धन जैसी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया था, ताकि देश में नगद और गुप्त चंदा के प्रचलन को समाप्त किया जाए, काला धन को समाप्त किया जाए। काला धन देश में बहुत ही खतरनाक कंडीशन में है या खतरनाक कंडीशन उत्पन्न कर सकती है। लेकिन इसमें विवाद का कारण क्या, क्यों ये सफल नहीं हो पा रहा, इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों सफल नहीं हो रहा? उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि इस व्यवस्था के तहत ना तो फंड देने वाले के नाम का घोषणा किया जाता है और ना ही फंड देने वाले के नाम की जानकारी दिया जाता है। आपने 1 करोड़ रुपए किसी पार्टी को दे दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, वो पार्टी आपके नाम की ना तो घोषणा कर सकती है, ना आपके नाम की सूचना इलेक्शन कमीशन को दे सकती है या किसी को दे सकती है। तो भले ही वो पैसा जो है बैंकिंग पद्धति के माध्यम से किसी राजनीतिक पार्टी को मिल रहा है, लेकिन उस व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाता है। तो इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उतनी सक्सेसफुल नहीं रह रही है।
तो इसको बेसिकली पढ़िएगा। इसका उद्देश्य यह है कि चुनाव आयोग लगातार कार्य कर रही है कि किस तरह से चुनावी तंत्र में पारदर्शिता लाई जाए, चुनावी पद्धति में पारदर्शिता लाई जाए। आपने देखा होगा कि लोकसभा में एमपी के लिए जो खर्च सीमा पहले 75 लाख रुपया था उसको बढ़ा करके 90 लाख रुपया कर दिया गया है। तो इस तरह का काम चुनाव आयोग कर रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन इम्पॉर्टेंट है। जब भी इस तरह का टॉपिक पढ़ें तो उसके बैकग्राउंड में चीज़ों को देख लें। इलेक्शन कमीशन आपको मिल जाएगा लक्ष्मीकांत के बुक में, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। निचले स्तर पे पहुंची भारतीय रुपया लगातार निचले स्तर पे पहुंच गई है और अभी सबसे न्यूनतम स्तर पे पहुंच गई है। $1 हो गया है आपको 80 रुपये 79 पैसे, 80 हो गया, 80 रुपये 79 पैसे हो गया। अभी तक का सबसे निम्नतम स्तर पे हमारा रुपया जा चुका है। और भारत के रुपये ही नहीं गिर रहा, भारत के साथ साथ विश्व का रुपये गिर रहा है। जिस तरह से रूस यूक्रेन की लड़ाई हो रही है उसके कारण सबका रुपये गिर रहा है, सबकी करेंसी में गिरावट आ रही है। तो इसका एक्सटर्नल रीजन ज़्यादा है, इंटरनल रीजन कम है। भारतीय रुपये का गिरना, इस बार जो गिरने का रीजन है वो एक्सटर्नल रीजन ज़्यादा है। और अगर भारतीय रुपये गिर रहा है तो इससे क्या होगा, इससे जो क्रूड ऑयल हम लोग मंगाते हैं वो महंगा हो जाएगा, जो पेट्रोल है वो महंगा हो जाएगा, कई सारे चीज़ें जो हम विदेश से मंगाते हैं वो महंगा हो जाएगा। रूस बना भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश अब सऊदी अरब हो गया। पहले इराक था, पहले स्थान पे सऊदी अरब हो गया, दूसरे स्थान पे इराक हो गया और तीसरे स्थान पे रूस हो गया। रूस से हम तेल महज अपनी ज़रूरत का 1% मंगाते थे, लेकिन जैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ विश्व में तेल की कीमत बढ़ी। उसके बाद हम रूस से लगातार तेल मंगा रहे हैं और अपनी ज़रूरत का 15% तेल आज हम रूस से मंगाते हैं। गेहूं, भारत ने गेहूं चावल के निर्यात पे पाबंदी के फैसले का क्या बचाव। भारत ने गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था, पूरी तरह से नहीं किया लेकिन पार्शली जरूर किया। इसी तरह से भारत ने टूटा हुआ जो चावल होता है, चावल के निर्यात को भारत ने प्रतिबंधित नहीं किया, लेकिन जो टूटा हुआ चावल होता है उस टूटे हुए चावल को भारत ने प्रतिबंधित किया, इसके निर्यात को भारत ने प्रतिबंधित कर दिया। तो इसका फिर WTO में ये मुद्दा उठाया गया कि भारत को इस तरह से नहीं करना चाहिए था, भारत को गेहूं और चावल का निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, ये इशू उठाया गया WTO में और भारत ने इसका बचाव किया। अगेन इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि WTO के बारे में आपको पता होना चाहिए। WTO में कई सारा मुद्दा चलता है, कई सारा विवाद का पॉइंट चलता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सुरक्षा परिषद में आतंकियों को प्रतिबंधित की जगह मिली है राहत, जयशंकर। देखिए हो क्या रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुछ आतंकवादी को भारत वैश्विक आतंकवादी घोषित करना चाहता है। भारत और पाकिस्तान, भारत और अमेरिका दोनों ने मिलकर एक प्रस्ताव लाया और इस प्रस्ताव के द्वारा एक आतंकवादी साजिद मीर है, पाकिस्तान की आतंकवादी साजिद मीर है, साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए अमेरिका और भारत ने एक प्रस्ताव लाया, लेकिन उस प्रस्ताव पे वीटो कर दिया है किसने, तो उस प्रस्ताव पे वीटो कर दिया है रूस ने, सॉरी चीन ने उस पर वीटो कर दिया। ओके, चीन ने उस पर वीटो कर दिया और वीटो करने के बाद जो है वो निरस्त हो गया। यानी पाकिस्तान के आतंकवादी, जिसे भारत और अमेरिका दोनों ही वैश्विक आतंकवादी सूची में शामिल करना चाहता था, वैश्विक आतंकवादी घोषित करना चाहता था यूनाइटेड नेशन का, उस पर पाकिस्तान ने वीटो कर दिया। पाकिस्तान का इस रूप में चीन हमेशा समर्थन कर रहा था। इससे पहले हमने देखा है कि मसूद अजहर जो आतंकवादी था, जो मुंबई टेरर अटैक में आई थिंक शामिल था या नहीं शामिल था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का बहुत फेमस आतंकवादी है मसूद अजहर, और उसी मसूद अजहर को हमें यूनाइटेड नेशन के आतंकवादी सूची में शामिल करना था या वैश्विक आतंकवादी घोषित करना था, और उस पर भी लगातार चीन अड़ंगा डालता था। तो ये चीन आज नहीं कर रहा, बहुत पहले से कर रहा है।
पाकिस्तान के आतंकवादी को बचाने का चीन लगातार प्रयास करता, चीन वीटो ला देता। तो इसलिए अभी यहाँ पे अगर आप पढ़िएगा, इस न्यूज़ को पढ़िएगा, तो इसमें लगातार मांग होती है, लगातार ये मांग होती है। और इसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, देखिएगा आप लोग। ये मांग होती है और ये मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में रिफॉर्म्स होना चाहिए। ये रिफॉर्म्स ज़रूरी है। ये रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप देखे होंगे या गौर किए होंगे आपने कि जो नोकिया कंपनी एक समय में भारत में बहुत प्रचलित थी, वो नोकिया कंपनी का मार्केट आज बंद हो गया। क्यों? क्योंकि नोकिया कंपनी ने समय के साथ अपने आप में बदलाव नहीं किया था। यूनाइटेड नेशन जो 75 वर्ष पहले बना था आज से, वो यूनाइटेड उस समय के लिए भले ही प्रासंगिक होगा, लेकिन वर्तमान के लिए वो प्रासंगिक नहीं है। अब सोच कर देखिए, 1945 में जो संगठन बनाया है, उस समय में इसमें 5 देश इसके अस्थायी सदस्य थे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 देश अस्थायी सदस्य थे। तो 1945 में भले ये पांचों देश उस समय के लिए प्रासंगिक था, उस समय अस्थायी सदस्य बनने के काबिल था, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि समय के साथ ये चीज़ें चेंज हो रही है? समय के साथ आवश्यकता इस बात की है कि समय के साथ अन्य देशों को इसमें शामिल किया जाए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को शामिल किया जाए। भारत विश्व की सबसे पॉपुलेस्ट कंट्री बनने वाली है। 2023 में विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या भारत का हो जाएगा। भारत का जीडीपी में विश्व में 5वां योगदान रखता है। विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को भारत है। ऐसी स्थिति में भी भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अंग नहीं है। क्यों? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लगातार मांग होती है, यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स की लगातार मांग होती है। कोरोना के समय में पीएम मोदी ने लगातार आवाज़ उठाया था कि या तो यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म्स कीजिए, नहीं तो यूनाइटेड नेशन अप्रासंगिक हो जाएगी। और हम लोग देख भी रहे हैं, क्या रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में यूनाइटेड नेशन कामयाब रही है? बिल्कुल नहीं। यूनाइटेड नेशन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था कि विश्व में ऐसे युद्ध को फिर से रोका जा सके, द्वितीय विश्व युद्ध जैसा युद्ध फिर से रोका जा सके, इसके लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। लेकिन क्या यूनाइटेड नेशन वर्तमान में कोई युद्ध रोकने में कामयाब हो रहा है? क्या यूनाइटेड नेशन रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने में कामयाब हुआ? क्या यूनाइटेड नेशन आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ था, इसको रोकने में कामयाब हुआ? क्या यूनाइटेड नेशन विश्व में कई जगह युद्ध हो रहे हैं या हुए हैं, क्या उसको रोकने में कामयाब हुआ? क्या यूनाइटेड नेशन भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इशू चल रहा था उसको सॉल्व करने में कामयाब हुआ? आपको जवाब मिलेगा नहीं। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स होना चाहिए। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स के लिए एक G4 नेशन का एक ग्रुप है। G4 नेशन का एक ग्रुप है। G4 नेशन में 4 देश हैं, जापान, इंडिया, ब्राज़ील और जर्मनी। ये चारों देश लगातार मांग करते हैं कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स होनी चाहिए। ये देश मांग करते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सटेंशन होना चाहिए, उसमें जापान, इंडिया, ब्राज़ील या जर्मनी को स्थान दिया जाना चाहिए। इसको अपोजिट करने वाला पाकिस्तान का देखिएगा नीति एक हमेशा बन गया है कि कहीं भी भारत अगर घुसेगा तो भारत को अपोजिट करना। तो भारत को अपोजिट करने के लिए पाकिस्तान ने कॉफी कंसेंसस कंट्री बनाया था, राइट। कॉफी कंसेंसस कंट्री का एक ग्रुप ऑफ कंट्री है। इस कंट्री के तहत पाकिस्तान, साउथ कोरिया, इटली, अर्जेंटीना और कुछ अदर देश आते हैं। कॉफी ऑफ कंसेंसस कंट्री जो है, ये यूपीएससी ने पीटी में पूछा है, ये वो देश है जो नहीं चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स हो। G4 देश जिसका भारत मेंबर है, ये चाहता है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स हो, लेकिन कॉफी कंसेंसस कंट्री जिसका पाकिस्तान पार्ट है, वो नहीं चाहता है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स हो। तो दोनों ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। और जब भी अभी यूनाइटेड नेशन की मीटिंग हो रही है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की मीटिंग हो रही है, और उसी मीटिंग के दौरान जो है हमारे देश के मंत्री, जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, वो G4 कंट्री के मीटिंग भी ये लोग करते हैं और लगातार ये लोग मांग करते हैं कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स होना चाहिए। तो G4 देश के जितने भी विदेश मंत्री हैं, सबसे हमारे देश के विदेश मंत्री ने मुलाकात किया और लगातार मांग किया कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स होना चाहिए, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता दिया जाना चाहिए। और हम लोग देख रहे हैं कि पहली बार बाइडेन ने भी इसका समर्थन किया। बाइडेन ने जो अपना भाषण दिया था, उस भाषण में भी इसका समर्थन किया है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता दिया जाए। और साथ ही साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इस बात का समर्थन किया कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता दिया जाए। निश्चित तौर पे
भारत की डिप्लोमेसी के लिए सकारात्मक कदम है। देखिए, एक तरफ हमारे देश में कर्नाटका में हिजाब इशू को लेकर के काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ था कि लड़कियों को हिजाब पहनना चाहिए, इस बात को लेकर के आंदोलन हुआ कि हिजाब पहनना हमारा मौलिक अधिकार है, इसी तरह का आंदोलन था। दूसरी तरफ ईरान में देखिए, ईरान में सरकार ने हिजाब के अनिवार्य कर दिया, और ईरान में हिजाब, चूँकि ईरान पूरी तरह से मुस्लिम कंट्री है, अब ईरान में हिजाब को जो अनिवार्य कर दिया उसको लेकर के ईरान में आंदोलन हो रहा है। आप सोचिए, भारत में हिजाब पहनने को लेकर के आंदोलन हुआ, ईरान में हिजाब हम नहीं पहनेंगे इसको लेकर के आंदोलन हो रहा है। यानी मुस्लिम देश अपने आप को रिफॉर्म्स कर रहा है और भारत जैसा देश अपने आप को रूढ़िवादी बना रहा है। मेरा ये कहना है, भारत जैसा देश, पाकिस्तान जैसा देश, बांग्लादेश जैसा देश अपने आप को रूढ़िवादी बना रहा है, और मुस्लिम देश जो होगा, चाहे सऊदी अरब देख लीजिए, चाहे ईरान देख लीजिए, ये अपने आप को रिफॉर्म्स कर रहा है। सऊदी अरब में अब गीता पढ़ाया जाएगा, सऊदी अरब के टेक्स्ट बुक में गीता पढ़ाया जाएगा, रामायण पढ़ाया जाएगा, महाभारत पढ़ाया जाएगा। तो ये देश अपने आप को रिफॉर्म्स कर रहे हैं। अब विश्व में कई सारा मुस्लिम कंट्री है, मुझे लगातार लगता है कि भारत के मुसलमानों जो है विश्व के उन मुस्लिम कंट्री से क्यों नहीं सीखता। जैसे मान लीजिए इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहाँ पे जो पुरानी ट्रेडिशनल कल्चर है उसको वो लोग अपनाता है, इंडियन कल्चर को वो लोग अपनाता है। उज्बेकिस्तान ले लीजिए, मुस्लिम कंट्री है, तजाकिस्तान ले लीजिए, तुर्कमेनिस्तान ले लीजिए, ये सब मुस्लिम कंट्री हैं और सब रिफॉर्म्स मुस्लिम कंट्री हैं। यानी वर्तमान के समय में ये लोग अपने आप को रिफॉर्म्स किया, लेकिन भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये समस्या मैं देखता हूँ कि वो अपने आप को रिफॉर्म्स नहीं करना चाहता है। बहरहाल देखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं चर्चा इसलिए कर दिया हूँ क्योंकि भारत में हिजाब इशू को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो सर्वोच्च न्यायालय जो वर्डिक्ट देगी, वो वर्डिक्ट आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हैफा युद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए। हैफा एक जगह है इजराइल का, जो भारत के सैनिक ने 1914 में, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हैफा में युद्ध किया था, और इजराइल को जो है वहाँ पे लाभ मिला था, इजराइल के लोगों के लिए वहाँ पे काफ़ी कुछ किया था भारतीय सैनिकों ने। तो हैफा युद्ध काफ़ी चर्चा में रहता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हैफा युद्ध हुआ था, जिसमें भारतीय सैनिकों ने मदद किया था इजराइल को। पुतिन की घोषणा के विरोध स्वरूप रूस में 38 शहर में प्रदर्शन और 1300 गिरफ्तार। देखिए, ये कभी काफ़ी चर्चा में था न्यूज। रूस के लगभग 2 लाख सैनिक हैं जो अभी तैनात हैं यूक्रेन साइड में। रूस को 3 लाख और सैनिक चाहिए। तो रूस ने अपने जितने भी लोग हैं उसको आदेश दिया कि आप आइए, सेना में अपनी सेवा दीजिए। तो एक तरह का आदेश दे दिया कि आपको आकर के अब सेना में काम करना होगा, क्योंकि रूस के लोगों को मिलिट्री प्रशिक्षण दिया जाता है। 6 महीने का मिलिट्री प्रशिक्षण होता है या कुछ दिन का होता होगा, लेकिन अब उनको आदेश दे दिया कि आप आकर के युद्ध कीजिए। आप ही मान लीजिए बैठे हुए घर में, कभी आपने हथियार छुआ नहीं है या छुआ होगा 20 साल पहले, आपको अचानक बोला जाए कि आपको युद्ध में शामिल होना है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? वही प्रतिक्रिया रूस में, रूस के लोगों का। और 38 शहर में प्रदर्शन हुआ और 1300 लोग गिरफ्तार हुए। चलिए दोस्तों, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैंने कोशिश किया है कि मैं उस पर्सपेक्टिव पे बात करूं कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आप लोग कैसे पढ़ें, किस टॉपिक को पढ़ें, किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके किस भाग को पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट है। इसी संदर्भ में मैंने आपके साथ आज चर्चा किया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।